बेटा आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है कार्डियक साइकिल। ये आप क्लास 11th चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेटा। देखिए इस टॉपिक के अंदर हम लोग को जानना है कि कार्डियक साइकिल के अंदर कौन कौन से इवेंट होंगे और हर एक इवेंट को होने में कितना समय लगता है और उस इवेंट के अंदर क्या क्या डिटेल हमें पढ़नी है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए कार्डियक साइकिल को 3 हिस्सों में मैं डिवाइड कर दूंगा बेटा। कार्डियक साइकिल को 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। सबसे पहला पार्ट कार्डियक साइकिल का होता है जिसे कहते हैं हम जॉइंट डायस्टोल। सबसे पहला पार्ट है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल को होने में लगभग 0.4 सेकंड लगेंगे। पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होगी बेटा। पूरी कार्डियक साइकिल को होने में 0.8 सेकंड लगते हैं, जिसमें जो इसका पहला इवेंट है जॉइंट डायस्टोल, इसको होने में 0.4 सेकंड लगेंगे। दूसरे नंबर पे आपका जो आपको पढ़ना है वो है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल को होने में 0.1 सेकंड लगेगा। और तीसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसको होने में लगते हैं 0.3 सेकंड्स। तो अगर आप इन तीनों टाइम को ऐड कर दें तो ओवरऑल जो 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल है वो निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 टर्म आपके सामने लिखे हुए हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। इन टर्म का मीनिंग आप जान लीजिए। सबसे पहले देखिए डायस्टोल का मतलब है, डायस्टोल का मतलब है बेटा हार्ट का रिलैक्स हो जाना। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज नोन एज डायस्टोल। इस दौरान ब्लड फिल होगा, ठीक है, ब्लड की फीलिंग होगी हार्ट के चैम्बर में। अब चाहे वो एट्रियल डायस्टोल हो रहा हो, चाहे वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा हो, उसके अंदर क्या होगा, हार्ट रिलैक्स होगा और वहां पे ब्लड आके फिल होना शुरू हो जाता है। तो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टोल। और सिस्टोल का मतलब क्या होगा, सिस्टोल इसी का अपोजिट है। जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब ब्लड को पंप किया जाएगा, तो उस इवेंट को हम बेटा सिस्टोल कहते हैं। ठीक है, सिस्टोल में ब्लड को पंप किया जाएगा, हार्ट मस्कुलेचर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उस हार्ट के अंदर प्रेजेंट जो ब्लड है वो बाहर की तरफ पुश किया जाएगा। इट इज सिमिलर टू, आप एक सिंपल सी बात है, आप कोई भी एक बलून ले लीजिए या कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्टेबल चीज़ ले लीजिए जिसे आप हाथ से पुश कर सकते हो, और आप उसके अंदर, आप सपोज करो आपने एक प्लास्टिक या रबर से बना हुआ कोई वेसल लिया है और आपने उसके अंदर पानी भर दिया, उसके अंदर एक ओपनिंग है। तो जब आप उसे दबाएंगे तो जहाँ से भी ओपनिंग है वहाँ से वो पानी बाहर निकलेगा, और सिमिलरली जब आप उसके अंदर डालेंगे तो वो रिलैक्स होकर वो फैलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से हार्ट है। हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है तो ब्लड के वो चैम्बर्स के अंदर भर जाएगा और उस इवेंट को हम लोग डायस्टोल कह देते हैं और रिलैक्सेशन कह देते हैं, जिसमें ब्लड फिल होगा। और जब हार्ट मस्कुलेचर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि आप एक अच्छी से जानते हैं कि हार्ट का जो मस्कुलेचर है या हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। हार्ट को किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हार्ट के पास में कुछ स्पेशल नोडल टिश्यूज होते हैं, जिन नोडल टिश्यूज की मदद से हार्ट अपनी रिदम को खुद जनरेट कर सकता है, या आप रिदम कह लीजिए या आप उसे कह सकते हैं कि एक्साइटेशन वेव। जिस एक्साइटेशन वेव या इम्पल्स की वजह से हार्ट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, ठीक है, तो वो अपने आप बनता है
और वो एक्साइटेशन वेव ही बेसिकली क्या करती है, पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट की फॉर्मेशन होती है। और वो जो एक्साइटेशन वेव है या इम्पल्स है वो तैयार होती है SA नोड वाले एक पॉइंट से, जो राइट एट्रियम में अपर राइट हैंड कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। और उससे जो प्रोड्यूस की गई एक छोटी सी इम्पल्स है। अब इम्पल्स क्या है, वो एक छोटा सा बेटा माइन्यूट सा आप कह सकते हो, +10 से लेके 30 मिली वोल्ट का एक छोटा सा करंट है जो वहाँ पे जनरेट किया जा रहा है। और वो ही करंट को हम इम्पल्स कह रहे हैं, जो पूरे हार्ट मस्कुलेचर में फैलता है। तो शुरुआत उसकी होगी एट्रिया वाले पार्ट से। तो एट्रिया वाला पार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है और लेटर ऑन वो नोडल फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट मस्कुलेचर में फैलेगा। तो पूरे हार्ट मस्कुलेचर में नीचे की तरफ वेंट्रिकल होंगे, तो वेंट्रिकल के अंदर लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब आइए शुरुआत कर लेते हैं कैसे होगा ये सारा काम। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इवेंट जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहां पे जो इवेंट लिखा हुआ है, ये जो हो रहा है, ये एक्चुअल में जॉइंट डायस्टोल है, जॉइंट डायस्टोल है। अब कई किताबों में जॉइंट डायस्टोल को बाद में दिया, एट्रियल सिस्टोल से चालू कर दिया है, लेकिन बात वही है, जॉइंट डायस्टोल से मैं शुरुआत कर रहा हूं। जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब कैसे होगा, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे जो चारों चैम्बर हैं ये बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और दोनों वॉल्व, जिन्हें हम बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, इधर जो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट वॉल्व है उसे बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, और जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। तो क्या होगा, जब शुरुआत होगी तो चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स्ड होते हैं, डायस्टोल वाली कंडीशन में रहते हैं। तो यहां ऊपर से पल्मोनरी इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आ रहा है और इधर पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है। ठीक है, इधर तो पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है लंग्स से, और यहां पे सुपीरियर वेना केवा और नीचे से इंफीरियर वेना केवा से ब्लड पहुंच रहा है। और ये ब्लड बेसिकली पहुंचाया जा रहा है पहले राइट एट्रियम के अंदर। इस ब्लड को कहां पे पहुंचाया गया, इसे पहुंचाया गया राइट एट्रियम के अंदर। और इधर से जो पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड को लेके आ रही हैं उनको कहां पे पहुंचाया जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और ये जो दोनों वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ये दोनों ओपन हैं। ये दोनों वॉल्व क्या हैं, ये दोनों वॉल्व ओपन हैं, और ओपन होने की वजह से जो ब्लड यहां पे आ रहा है लंग से और पूरे बॉडी पार्ट से, इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से लेके ब्लड आएगी और सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट से लेके आएगी। अब वो ब्लड यहां पे भरना शुरू हो जाएगा, कहां पे, एट्रिया वाले पार्ट में। और एट्रिया वाले पार्ट में आप जानते हो जस्ट नीचे आपको बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व मिल रहे हैं। तो ये जो ब्लड यहां पे भरा, ये सीधा का सीधा यहां से वेंट्रिकल के अंदर गिर रहा है या फिल हो रहा है। वेंट्रिकल के अंदर भी वो ब्लड आ रहा है, क्योंकि ये वॉल्व जो इनके बीच में एक यहाँ पे जो इनको अलग करने का काम करते, जो बंद होते, तो ये ब्लड वहीं पे रहता, नीचे ना गिर पाता। क्योंकि ये वॉल्व दोनों ही ओपन हैं, तो यहां से जो ब्लड है वो इजीली यहां पे धीरे धीरे फिल हो रहा है। तो ऊपर से ब्लड इसमें फिल हो रहा है एट्रियाज में, और यहां पे नीचे ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा है। तो चारों के चारों चैम्बर के अंदर ब्लड फिल हो रहा है, चारों चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में है। तो इस कंडीशन को जॉइंट डायस्टोल कहा जाता है। जॉइंट डायस्टोल को होने में मैंने आपको बताया 0.4 सेकेंड का समय लगा। कितना? 0.4 सेकेंड का समय लगा। अब क्या होगा, यहां जॉइंट डायस्टोल होने के बाद में थोड़े टाइम में एट्रिया के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर
जो लगा हुआ SA नोड वाला पॉइंट होता है, उस SA नोड से एक कॉन्ट्रैक्शन को कराने के लिए एक इंपल्स तैयार होगी। वो इंपल्स एक्साइटेशन वेव कह सकते हैं आप उसे। वो इंपल्स एक्साइटेशन वेव यहां से फैलती हुई इधर की तरफ आएगी। मैं थोड़ा दूसरा कलर ले रहा हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे जाए। यहां से वो इंपल्स बनी तो ऐसे नोड से थी, साइनोएट्रियल नोड से, लेकिन इससे जो नोडल टिश्यूज हैं वो इस तरीके से पूरे एट्रिया के अंदर उसे फैला देंगे। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले होगा वो एट्रिया वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में पहले हो जाएगा। और जब एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके अंदर जो ब्लड पहले से ही जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे जो फिल किया गया था, वो ब्लड और ज्यादा एफिशिएंसी से वेंट्रिकल के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। और ये ब्लड जो एट्रिया से इस वेंट्रिकल के अंदर और आके गिरेगा, वो 30% ज्यादा एफिशिएंसी से गिरेगा। मतलब पहले तो गिर ही रहा था, धीरे धीरे गिर रहा था, लेकिन जब इसको ऊपर से जब इस तरीके से जब यहां पे सिस्टोल हुआ, एट्रिया ऐसे दब गए, तो दबने से जो यहां पे भरा हुआ ब्लड है वो ज्यादा एफिशिएंसी से 30% मोर एफिशिएंसी से वो ब्लड यहां से खाली किया गया और इस वेंट्रिकल वाले पार्ट में उसे भर दिया गया। तो वेंट्रिकल यहां पे बाहर की तरफ एरो लगा रहा हूं, ये फिल हो रहे हैं, ये फिल हो रहे हैं, और एट्रिया वाले पार्ट में मैंने अंदर की तरफ एरो लगाए हैं, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो जब एट्रिया का सिस्टोल होगा उसी दौरान वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल होगा, और इस सारी चीज को होने में केवल 0.1 सेकंड का समय लगता है। इसे होने में 0.1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो यहां पे दूसरा इवेंट हमारा हुआ है एट्रियल सिस्टोल। और ये जो एट्रियल सिस्टोल यहां पे हुआ है, ये क्यों एट्रियल सिस्टोल पहले हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पहले क्यों नहीं हुआ? अगर ये ऐसे नोड जो एट्रिया में लगा हुआ है, अगर ये वेंट्रिकल में होता तो इंपल्स पहले यहां जनरेट होती और वहीं सर्कुलेट कर दी जाती, तो वेंट्रिकल पहले सिस्टोल करते। लेकिन ये ऐसे नोड प्रेजेंट है कहां पे? एट्रियम वाले पार्ट में। तो यहां सबसे पहला वाला, जो सबसे पहले अगर हार्ट में कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम से वो कॉन्ट्रैक्शन या जो एक्साइटेशन वेव या इंपल्स तैयार होती है तो वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेटर ऑन जो है लेफ्ट एट्रियम करता है, और लेफ्ट एट्रियम को करने के बाद में वो वेंट्रिकल तक पहुंच पाती है। तो यहां पे क्या हुआ, जो ब्लड पहले भरा हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इसके अंदर ड्रेन कर दिया गया, खाली कर दिया गया, और वो आके भर चुका है किसके अंदर? वेंट्रिकल के अंदर। तो जब एट्रिया के अंदर सिस्टोल हुआ है उसी दौरान वेंट्रिकल वाले पार्ट में डायस्टोल होगा। उस दौरान क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। उसी दौरान वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। और अब क्या होगा, जब वेंट्रिकल ब्लड से भर जाएंगे तो भरने के बाद में वो एक्साइटेशन वेव जो कभी यहां से बनके यहां पूरे एट्रिया में फैल चुकी थी, वो अब एवी नोड तक भी पहुंच चुकी होगी। एवी नोड की पोजीशन आप जानते होंगे कि उसी राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, नियर टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उस राइट एट्रियम के लेफ्ट, लोअर लेफ्ट कॉर्नर में नियर टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा वो प्रेजेंट है। और यहां से वो इस तरीके से दोनों नोडल टिश्यूज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो SA नोड के बाद में ये AV नोड होता है,
और इस एवी नोड से बंडल ऑफ हिस निकलेगा और ये बंडल ऑफ हिस लेटर ऑन 2 ब्रांचेस में बट जाता है, लेफ्ट और राइट, और वो ब्रांचेस फर्दर और ज्यादा सब ब्रांचेस या और छोटे फाइबर में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें हम परकेंजे फाइबर्स कहते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, ऐसे नोड से इंपल्स को तैयार किया गया और वो इंपल्स एवी नोड के पास पहुंची। तो एट्रिया वाले पार्ट में तो वो पहले सर्कुलेट हो चुकी थी, इसकी वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल हो गया था और एट्रिया का सारा ब्लड इसके वेंट्रिकल के अंदर भेज दिया गया, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया। अब वो इंपल्स यहां से होते हुए वेंट्रिकल में पहुंचेगी और अब बारी आएगी वेंट्रिकल वाले जो पार्ट है, या वेंट्रिकल दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल हैं, अब वो सिस्टोल करेंगे। अब जैसे ही वेंट्रिकल वाला पार्ट सिस्टोल करना चाहेगा, मतलब कहने का यह है, आप ध्यान रखना, जब भी मैं बाहर की तरफ एरो लगाऊं तो उसमें ब्लड भर रहा है, मतलब वो डायस्टोल कर रहा है, और जब भी मैं एरो को अंदर की तरफ लगा रहा हूं तो इसका मतलब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या सिस्टोल हो रहा है। तो जब एट्रियल सिस्टोल हुआ तो अंदर की तरफ एरो आ रहे हैं, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, बाहर की तरफ एरो जाएंगे। और दूसरा मैं बता रहा हूं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यों हुआ, क्योंकि वो अब पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में अब वो इंपल्स फैल चुकी है, जो कभी ऐसे नोड से एट्रिया वाले पार्ट से बना के भेजी थी, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कराती हुई आई और नीचे वाले को अब कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। और जब नीचे कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर वाले पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा या वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो उस दौरान ये जो वॉल्व ओपन हुआ करते थे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये वॉल्व बैकफ्लो ऑफ ब्लड की वजह से बंद हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये वॉल्व कैसे काम करते हैं, ये बाइकस्पिड वॉल्व है सपोज, ठीक है, जनरली ये वॉल्व ऐसे बंद होता है, 2 मस्कुलर फ्लैप से मिलकर बना है। तो जब ऊपर से ब्लड आता है तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, ऐसे करके ओपन हो जाते हैं और वो ब्लड नीचे गिर जाता है। लेकिन अब जब वेंट्रिकल से प्रेशर जनरेट होगा, वेंट्रिकल वाला पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा या सिस्टोल करना चाहेगा, तो बैकफ्लो ऑफ ब्लड एट्रिया के अंदर वापस ना हो जाए, तो ये वॉल्व वापस अपनी उसी पोजीशन पे चले जाएंगे जिस पे वो क्लोज हुआ करते थे। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है वेंट्रिकल, तो ये इस तरीके से भी तो ओपन हो सकते हैं, वापस उल्टे खुल जाएं उसमें जाके। तो ये ऐसा इसलिए नहीं हो पाता, ये वापस उस तरफ क्यों नहीं ओपन हो पाते, क्योंकि बेटा कुछ लिगामेंट से भी ये जुड़े होते हैं जिन्हें हम कॉर्डेट टेंडनेज कहते हैं। तो कॉर्डेट टेंडनेज इनको एट्रिया की तरफ नहीं खुलने देंगे, इनको ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे ताकि ये एट्रिया वाले पार्ट में जाके ऐसे कोलैप्स ना कर जाएं, खुल ना जाएं। तो अब ये दोनों वॉल्व देखिए यहां पे अब बंद हो चुके हैं, ये दोनों वॉल्व अब बंद हो चुके हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो चुके हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड की वजह से। तो अब यहां से ब्लड एट्रिया के अंदर अब नहीं जा पाएगा, ना ही लेफ्ट में ना राइट में। तो अब वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्शन तो होगा, वो ब्लड जाए कहां, तो उसको कहीं तो रास्ता मिले। तो इसके पास में एक दूसरा रास्ता ये है कि इस राइट वेंट्रिकल से तो जा रही है पल्मोनरी आर्टरी लंग के पास में, यहां से जा रही है क्या, ब्लू कलर में पल्मोनरी आर्टरी, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है एओर्टा, जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करवाएगा। तो इन दोनों ही के अंदर, चाहे एओर्टा हो चाहे पल्मोनरी आर्टरी हो, दोनों के अंदर भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लोग सेमी लूनर वॉल्व कह देते हैं। अगर एओर्टा में है तो उसी सेमी लूनर वॉल्व को एओर्टिक वॉल्व कह दिया जाएगा, और अगर वो पल्मोनरी आर्टरी में है तो उसे हम लोग बेटा पल्मोनरी वॉल्व कह देते हैं।
बाकी दोनों का नाम सेमील्यूनर वॉल्व ही है। आप एओर्टिक वॉल्व कह दीजिए बिकॉज वो एओर्टा में लगा हुआ है, और पल्मोनरी वॉल्व कह दीजिए बिकॉज वो पल्मोनरी आर्टरी में लगा हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये वॉल्व तो हो गए बंद, लेकिन ज्यादा प्रेशर की वजह से ये दोनों वॉल्व कौन कौन से, एक तो पल्मोनरी वॉल्व और एक एओर्टिक वॉल्व, ये दोनों हो जाएंगे ओपन, और ओपन होने से जो ब्लड है उसको पंप कर दिया जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी तो कर देगी किसके पास में, लंग के पास में, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पास में पंप कर देगा कौन, एओर्टा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा था। तो आप एक चीज याद रखना, जब एट्रियल सिस्टोल हुआ था तो उस टाइम पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, लेकिन जब ये बंद हो चुके हैं वॉल्व, लेकिन ऊपर से जो ब्लड आना था, जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से आता राइट एट्रिया के अंदर, और जो पल्मोनरी वेन से आता लेफ्ट एट्रियम के अंदर, वो तो बंद नहीं होगा ना, वो लगातार आ रहा है। तो जब वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उस टाइम पे एट्रिया वाला पार्ट के अंदर डायस्टोल हो जाता है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो उस दौरान एट्रियल सिस्टोल होता है, उस दौरान एट्रियल सिस्टोल होगा। ठीक है बेटे, और फिर से जब वो इंपल्स जो आई थी, जब इस ब्लड को पंप करवा देगी, तो पंप करवाने के बाद में वो जो वेव थी उसका इफेक्ट धीरे धीरे खत्म होगा, या वो इंपल्स थी वो धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब फिर से वेंट्रिकल अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली कंडीशन से फिर से रिलैक्स वाली कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो अब ध्यान इस बात का देना है कि जब यहां पे वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कितने ml ब्लड को अंदर भेज दिया, मतलब किसने, अगर मैं बात करूं लेफ्ट वेंट्रिकल की तो उसने एओर्टा के अंदर, और अगर मैं बात करूं राइट वेंट्रिकल की तो उसने पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कितना ब्लड भेजा, तो बेटा ये भेजते हैं 70 ml ब्लड, और इस 70 ml ब्लड को जो दोनों वेंट्रिकल्स ने, मतलब इधर वाले वेंट्रिकल ने और इधर वाले वेंट्रिकल ने जो पंप किया, एक लंग के पास में एक बॉडी के पास में, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहा जाएगा उसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कह देते हैं। तो यहां पे मेरी बात आप समझिएगा। अगली बात है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो उस वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने में कितना ml ब्लड पंप कर दिया गया, 70 ml ब्लड को पंप किया गया। किसने पंप किया, राइट वेंट्रिकल ने भी और लेफ्ट वेंट्रिकल ने भी, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है बेटा, इट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml है। और फिर से जब ये जॉइंट डायस्टोल पे चला जाएगा, तो ये जो हुआ था इवेंट, एट्रियल सिस्टोल को होने में कितना समय लगा था, 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल को होने में कितना समय लगेगा, 0.3 सेकेंड। और जॉइंट डायस्टोल को होने में कितना समय लगा, 0.4 सेकेंड। आप इन सारों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 सेकेंड। मतलब आपकी जो हार्ट बीट बन रही है वो हर 0.1 सेकेंड में एक बार आपका हार्ट जो है बीट करता है। तो बीट करता है, अगर आप उसी एक 0.8 सेकेंड की बीट को आप कैलकुलेट करना चाहो कि आपका हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है, तो आप 60 सेकेंड्स जो एक मिनट में होते हैं उसे आप डिवाइड कर दें किससे, 0.8 सेकेंड से, तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 बीट्स पर मिनट निकल के आ जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक बीट हार्ट की
0.8 सेकंड की है, तो 1 मिनट में टोटल कितने टाइम हार्ट बीट करेगा? ठीक है, 1 मिनट में कितनी बीट होंगी? तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, उसको डिवाइड कर देंगे 0.8 सेकेंड से, तो इसका निकल के आएगा कितना? अप्रोक्सीमेटली 72 टू 75 बीट पर मिनट, 72 टू 75 बीट्स पर मिनट। तो 1 मिनट में हमारा दिल 72 से 75 बार, 72 से 75 टाइम बीट करेगा। और अगर मैंने बताया एक बीट में 70 ml ब्लड, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बीट में 70 ml ब्लड पर बीट अगर पंप किया गया, जो स्ट्रोक वॉल्यूम था, तो उससे हम पूरा कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। तो हमारा टोटल कार्डियक आउटपुट, हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो निकल के आएगा क्या? 70 ml जो स्ट्रोक वॉल्यूम था, उससे आप टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 70 इंटू 72, 70 ml है स्ट्रोक वॉल्यूम और 72 क्या है, जो हार्ट बीट्स हैं पर मिनट, उनको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो अप्रोक्सीमेटली ये निकल के आएगा 5040 ml। मतलब कहने का ये है, हमारा हार्ट अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड पर मिनट पंप कर देता है, और ये हमारा क्या कहलाता है, यही है हमारा कार्डियक आउटपुट बेटा। ठीक है, तो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना निकल के आया, 5 लीटर पर मिनट। कितना है, 5 लीटर पर मिनट हमारा कार्डियक आउटपुट होता है। ठीक है जी बेटा, तो यहां पे ये तीनों इवेंट्स इसी तरीके से होते रहेंगे। ठीक है, और एक चीज और है कि जब कार्डियक साइकिल हो रही होती है या एट्रियल सिस्टोल हो रहा होता है, तो एट्रियल सिस्टोल में ब्लड नीचे ही क्यों जाता है, पीछे की तरफ क्यों नहीं चला जाता? तो बेटा आपको सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है कि यहां पे जो वेना केवा आ रहा है, ठीक है, उनमें वॉल्व लगा होता है, तो वॉल्व्स की वजह से बैकफ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता। और दूसरा जो हमारे हार्ट होता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है, तो ब्लड फ्लो हमेशा एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड में हो रहा होता है। मतलब ग्रेविटी के हिसाब से ही बात करें तो वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो नहीं हो रहा। तो इसी वजह से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर और वेना केवा के अंदर इसीलिए बैकफ्लो नहीं हो पाता ब्लड का। और ये तीनों इवेंट्स को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, कार्डियक साइकिल कह देते हैं। और कार्डियक साइकिल में कितने ml ब्लड को एक बीट में पंप किया जाता है, तो 70 ml किया जाता है। और अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो बेटा पूरे 1 मिनट में कितने ब्लड को हार्ट ने पंप किया, उसे हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट हमारा निकल के आया था 5 लीटर। कैसे निकल के आया था, कैलकुलेशन आपके सामने लिख दिया है। तो आप ये सोचिए 1 मिनट में अगर 5 लीटर है और पूरे घंटे में कितने लीटर हो गया, पूरे दिन में कितने लीटर हो गया, और जितना लंबे समय तक आदमी जिंदा रहता है तो उतने समय में कितना ब्लड, कितनी बार हार्ट पंप कर चुका होगा। तो हार्ट के ऊपर आप सोचिए कितना वर्कलोड है या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इसीलिए जो है कार्डियक डिजीज़ होते ज़्यादा हैं, बिकॉज उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है जी बेटा, अब इसमें एक बात और है कि हमने अभी तक तीनों इवेंट्स के अंदर कार्डियक सिस्टोल की बात कर ली, एट्रियल सिस्टोल की बात कर ली, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो एट्रियल डायस्टोल कितनी देर का होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितनी देर का होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या जवाब देना होगा। तो आप ध्यान रखना, टोटल जॉइंट डायस्टोल को मिला के कार्डियक साइकिल कितनी है, 0.8 सेकेंड की है। तो अगर आप क्या करें,
जॉइंट डायस्टोल प्लस होल कार्डिक साइकिल इज ऑफ 0.8 सेकेंड। उस 0.8 सेकेंड में कितनी देर एट्रिया वाले पार्ट ने सिस्टोल किया? तो 0.1 सेकेंड किया। तो अगर आप क्या करें, 0.8 सेकेंड से 0.1 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस कर देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगा 0.7 सेकेंड, और ये होगा एट्रियल डायस्टोल, ये होगा एट्रियल डायस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल तो 0.3 सेकेंड का, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पता करना है तो आप क्या करेंगे, 0.8 सेकेंड से 0.3 सेकेंड को माइनस कर देंगे, तो ये निकल के आएगा 0.5 सेकेंड, और 0.5 सेकेंड है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो ये रही सारी डिटेल जो आपको कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़नी होती है। अब अगली बात ये है कि हार्ट साउंड कौन कौन सी है। तो दो हार्ट साउंड है, एक हार्ट साउंड होती है लब और दूसरी साउंड होती है डब। बेटा बीच बीच में जो भी आपको डिटेल लगता है कि भाई आपको लिखना है या आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है तो उसे आप पॉज करके क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, या अपने जो भी नोट्स में आप उस किसी चीज़ को या इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। अब मैं दोनों हार्ट साउंड की बात कर लेता हूँ कि हार्ट साउंड कौन सी है, ठीक है। मेरे हिसाब से पूरा कार्डियक साइकिल आपको क्लियर हो गया होगा। तो हार्ट साउंड होंगी दो बेटा, हार्ट साउंड होंगी दो, हार्ट साउंड होंगी दो। पहली हार्ट साउंड आएगी लब और दूसरी हार्ट साउंड होती है डब, ठीक है। पहली जो साउंड आ रही है लब, ये आती है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब बैकफ्लो ऑफ ब्लड की वजह से जब ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तो इनके क्लोज होने पे, इनके क्लोजर पे जो हार्ट साउंड पैदा होती है वो पहली साउंड है लब। ये थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंसी की साउंड है लेकिन ड्यूरेशन इसका शॉर्ट होता है, ठीक है। तो पहली हार्ट साउंड हमने बात करी कब प्रोड्यूस हुई, लब, जब क्लोजर हुआ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व का, और दूसरी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी कब, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल पूरा हो चुका होगा और यहां से 70 ml ब्लड भेज जा चुका होगा लंग्स के पास में और बॉडी पार्ट्स के पास में। तो उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ पे जो इम्पल्स थी उसका इफेक्ट खत्म होगा तो ये फिर से रिलैक्स पोजीशन पे आना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे वैसे प्रेशर जब घटना शुरू होगा तो इसकी वजह से, प्रेशर घटने की वजह से जो ये सेमीलूनर वॉल्व लगे होते हैं, जो ये सेमीलूनर वॉल्व लगे होते हैं कहाँ कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर, वो बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए, जो ब्लड भेज दिया गया वो भेज दिया गया, वो वापस ना आए, तो ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट हो चुका होगा या उसका एंडिंग हो रही होगी, खत्म होने वाला होगा। तो जब धीरे धीरे जैसे प्रेशर कम होना शुरू होगा, तो प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे दोनों जो वॉल्व हैं, एक तो सेमीलूनर वॉल्व जो आपका एओर्टा में लगा हुआ है उसे एओर्टिक वॉल्व कहेंगे, और दूसरा सेमीलूनर वॉल्व जो पल्मोनरी आर्टरी में लगा हुआ है जिसे मैं पल्मोनरी वॉल्व कह रहा हूं, ये दोनों बंद हो जाएंगे। और इन दोनों के बंद होने पे दूसरी साउंड आएगी जो थोड़ी हल्की साउंड होती है लेकिन थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन की होगी, जिसे हम डब कहते हैं। तो डब जो दूसरी साउंड प्रोड्यूस हुई, ये कब हुई बेटा, ये क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल्व, या आप कह सकते हैं
आप कह सकते हैं एओर्टिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। ये एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के बंद होने पे आएगी दूसरी साउंड जिसे डब कहा जाता है। ठीक है, इसमें से थोड़ी हाई एफिशिएंसी की कौन सी होगी, लब, और लॉन्गर ड्यूरेशन की कौन सी होगी, डब। ठीक है, ज़्यादा सुनने में पहली साउंड आती है और दूसरी वाली थोड़ी हल्की होती है लेकिन थोड़ी लंबी खिंच के होती है साउंड, वो थोड़ा ड्यूरेशन उसका ज़्यादा होता है। पहली वाली साउंड ज़्यादा होती है लेकिन ड्यूरेशन उसका कम होता है। ठीक है जी, तो इसमें से डब लॉन्गर ड्यूरेशन की है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की है, ये ज़्यादा एफिशिएंसी की है। ठीक है, ये थोड़ी कम होती है। इस हर्ट साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर्स किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक डिवाइस है जिसे यूज़ किया जाता है हार्ट साउंड को सुनने के लिए। ठीक है, जिसे डॉक्टर इस्तेमाल करेंगे हार्ट साउंड को सुनने के लिए, उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रेशर, ब्लड प्रेशर कब बनता है, मतलब व्हाट इज ब्लड प्रेशर, हाउ ब्लड प्रेशर इज एसोसिएटेड विद इट, एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं बात कर ले रहा हूं ब्लड प्रेशर की। देखिए बेटा, ब्लड प्रेशर की अगर बात करूं तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं दो मेन पार्ट्स में। पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। पहला मैंने कौन सा बोला, पहला बोला मैंने सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा होता है जिसे मैं कह रहा हूं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप। देखिए, जब वेंट्रिकल वाले पार्ट में, जब वेंट्रिकल वाले पार्ट में सिस्टोल हुआ था, तो सिस्टोल होने पे हाई प्रेशर जनरेट हुआ था और वो हाई प्रेशर की वजह से ही ब्लड को यहां से पंप कर दिया गया। ठीक है, यहां से ब्लड को इसी हाई प्रेशर जनरेट होने की वजह से एओर्टा के अंदर पंप कर दिया गया और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पंप कर दिया गया। ठीक है बेटा, तो वो जो हाई प्रेशर जनरेट हुआ था वो कितना होता है, तो वो होता है 180 mmHg। कितना होता है, 180 mmHg, जो हाई प्रेशर यहां से गया था जिसकी वजह से ब्लड पंप हो पाया। ठीक है, तो 180 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर है जिसकी वजह से ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाएगा और लंग्स के पास भेज दिया जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की एफिशिएंसी राइट वेंट्रिकल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके पास में एक स्पेशल, मैं कहूँ तो जो बंडल भी है ना, जो नोडल फाइबर थे जो इम्पल्स को लेके आते हैं, वो भी कुछ एक्स्ट्रा होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड में। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंसी से काफ़ी स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ये करता है। तो यहाँ पे 180 mmHg तो हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर बेटा। क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा होता है कितना, 180 नहीं बेटा, इट इज 120। ठीक है, इट इज 120। ठीक है, ये 120 mmHg होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर होगा बेटा कितना, 120 mmHg, 120 mmHg होगा क्या, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब सिस्टोल कर लिया गया उसके बाद में जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब डायस्टोल करता है, तो डायस्टोल करने के टाइम पे कितना प्रेशर होगा, तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है अप्रॉक्सीमेटली 80 mmHg। ठीक है, तो आप अगर कहें ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो बेटा ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल की वॉल पे। ठीक है, मतलब ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड
ऑन ब्लड वेसल। एंड ये क्यों हो पाया? ये इसीलिए हो पाया क्योंकि हार्ट ने उसे पंप किया और सिस्टोल और डायस्टोल होने की वजह से वो प्रेशर घटा और बढ़ा। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो प्रेशर इंक्रीज हुआ और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे जो ब्लड का प्रेशर था वो ब्लड वेसल की वॉल पे ज़्यादा लगा, और जब डायस्टोल हुआ, रिलैक्स हुआ, तो वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होने की वजह से उसे हमने डायस्टोलिक प्रेशर कह दिया। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आर्म्स के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं, बेसिकली आर्टरीज होती हैं, उन आर्टरीज से हम जो है ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द ब्लड प्रेशर फ्रॉम द आर्टरीज ऑफ आवर आर्म्स। और इसे मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और उस डिवाइस का नाम होता है बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? ये वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आर्म वाला रीजन है, उस आर्म वाले रीजन पे जो आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज के अंदर का प्रेशर मेजर करेंगे या चेक करेंगे। ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं। तो ये तो रही बात किसकी बेटा? ये तो बात रही आपके ब्लड प्रेशर की। अब बात कर लेते हैं कि हार्ट बीट का या हार्ट रेट का पल्स रेट के साथ में क्या रिलेशन है। तो बेटा दोनों एक ही चीज होती हैं, दोनों ही एक ही बात है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट जितनी होंगी उतना ही पल्स रेट भी होता है। पल्स रेट आर इक्वल टू हार्ट रेट। जितना हार्ट रेट होगा उतना ही पल्स रेट होगा। जितने मिनट में आपका हार्ट बीट करेगा, जितनी भी बार, उतनी बार ही आपकी पल्सेस काउंट कर ली जाएंगी। तो 72 से 75 बार अगर हार्ट बीट कर रहा है पर मिनट, तो 70 to 75 टाइम ही आपका पल्स रेट होगा पर मिनट के अंदर बेटा। ठीक है, इतना ही आपका पल्स रेट होगा। तो दोनों सेम ही चीज है। मैं क्या लिख रहा हूं, हार्ट रेट एंड पल्स रेट आर सेम। हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों ही एक चीज होती हैं। इट इज द नंबर ऑफ बीट या नंबर ऑफ बीट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट इन पर मिनट। ठीक है, तो नंबर ऑफ बीट जो हार्ट ने पर मिनट में प्रोड्यूस किए हैं